हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज 25 नवंबर है और आज हम 25 नवंबर के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जानेंगे और कुछ स्टैटिक जीके भी देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 25 नवंबर का कुछ इतिहास जानते हैं। तो आज के ही दिन जो अल्फ्रेड नोबेल थे, उन्होंने डायनामाइट के लिए पेटेंट प्राप्त किया था आज के दिन। वो स्वीडन के रहने वाले थे। ये आपके अल्फ्रेड नोबेल हैं और इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। इस समय जब इनके भाई की डेथ हुई थी तो उस समय न्यूज़पेपर में एक खबर छपी थी जिसमें लिखा था कि मौत का सौदागर मारा गया। तो इन्होंने जब वो खबर देखी तो उन्होंने सोचा कि मेरे मरने के बाद दुनिया मुझे इससे यहाँ से याद करने वाली है, क्योंकि उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट एक विस्फोटक होता है। तो इनको बहुत दुख हुआ और इन्होंने सोचा कि अब मैं कोई ऐसा आविष्कार नहीं करूँगा, और उन्होंने शांति का रास्ता अपनाया और उन्होंने बोला कि मेरी जितनी संपत्ति है उससे हर बार जो कुछ क्षेत्र डिसाइड किए थे कि उनको हर बार एक राशि को इनाम में दिया जाए। तो ये इसीलिए नोबेल प्राइज़ की स्थापना की गई थी और ये इनकी जो शुरुआत की गई थी पहली बार 1901 में दिए गए थे। ये इसके 6 फील्ड हैं आपके, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, पीस यानी शांति और लिटरेचर यानी साहित्य। ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। हाँ, ये एग्जाम में ये तो पूछ लिया जाता है कि आपको अवार्ड किसे दिया गया। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी अकेडमी कौन सा अवार्ड देती है। तो पहली है आपकी रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। अब कैसे याद रखेंगे? देखिए, रॉयल का मतलब बड़ा हो गया। यहाँ पर रॉयल बड़ा हो गया तो बड़ा का मतलब जो बड़े बड़े पुरस्कार हैं वो आपकी रॉयल अकेडमी देगी। तो आप ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि याद करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ये बड़े पुरस्कार हैं। उसके अलावा दूसरा स्वीडिश अकेडमी। देखिए, इसमें रॉयल आ गया, हमने रॉयल में कोई इसमें फोकस किया, इसमें स्वीडिश को फोकस नहीं। इसमें स्वीडिश को फोकस करेंगे सा यानी इसमें सा आ गया, और इसमें साहित्य यानी सा से सा अगर फोकस करेंगे तो ये लिटरेचर का स्वीडिश अकेडमी हो जाएगा आपका। उसके अलावा अगर ये देखेंगे तीसरा वाला, नोबल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, और इसको मेडिसिन यानी फिजियोलॉजी में दिया जाता है। तो मेडिकल इंस्टीट्यूट से इसको याद रखते हैं कि वो मेडिकल जो इंस्टीट्यूट है वो मेडिकल का है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके अलावा जो आपका लास्ट वाला है, नॉर्वेजियन कमेटी, नोबेल कमेटी, ये पीस का अवार्ड देती है। तो इसमें C2C याद रख लीजिए। तो पहले वाला रॉयल है, रॉयल यानी 3 अवार्ड देता है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का। स्वीडिश अकेडमी है, स्वीडिश यानी S से S, साहित्य याद रख लीजिए। और मेडिकल इंस्टीट्यूट याद रख लीजिए। तो इंस्टीट्यूट वाला जो है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ये आपका मेडिसिन हो जाएगा। और जो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है, C से C याद रख लीजिए, तो पीस हो जाएगा। तो ये पिछली बार RRB के एक एग्जाम में पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि जो ये मेडिसिन का अवार्ड है वो कौन सी एकेडमी देती है। तो आप याद रख सकते हैं। और अगर बात करते हैं तो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। इन्होंने पहली बार एक ट्विन हार्ट को ऑपरेट किया था। और इसमें क्या था, एक आदमी का जो खुद का हार्ट था उसके साथ में एक सपोर्टिंग में दूसरा हार्ट चला दिया गया था। और सबसे बड़ी बात थी कि दोनों हार्ट काम कर रहे थे। जो दूसरा वाला हार्ट था उसको एक बूस्टर के रूप में सपोर्ट कर रहा था। तो ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। और उसके अलावा जो हमारे जो वुमेंस क्रिकेट टीम की खिलाड़ी रही हैं, झूलन गोस्वामी जी, इनका बर्थ हुआ था इन्होंने 1982 में। तो ये इन्होंने 353 विकेट लिए हैं 283 मैचेस में से। ये मतलब मैंने डाल दिया है, कुछ न्यूज़ थी तो इसमें कहा चलो इसको डाल देते हैं। तो ये आपकी झूलन गोस्वामी जी हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका प्रश्न है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? आपको बताना है। एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, ये आपका दिवस मनाया गया है। यूनाइटेड नेशंस ने ये दिवस मनाया है। आपके ऑप्शंस हैं 23 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर या 20 नवंबर। आपका सही आंसर है यहाँ पर आपका 20 नवंबर। तो 20 नवंबर को ये दिन यूनाइटेड नेशंस ने घोषित किया था। तो अभी जो 16 दिन का एक कैंपेन है जिसको 25 नवंबर से आपका 10 दिसंबर तक चलेगा। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे होता है और 25 नवंबर को आपका ये जो डे होता है, एलिमिनेशन डे होता है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स। तो ये 16 दिन का कैंपेन शुरू किया है यूनाइटेड नेशंस है।
और इसको जो कैंपेन को शुरू किया गया था, जो दिन को मनाना 2008 में इसको शुरू किया गया था, जो महिलाएं होती हैं उनके खिलाफ वायलेंस को रोकना, महिलाएं और जो गर्ल्स होती हैं उनके खिलाफ जो वायलेंस होता है बहुत जगह पे, चाहे वो कार्यशाला हो आपकी, चाहे ऑफिस हो या फिर घर हो, घर मतलब हर जगह बहुत जगह उनको वायलेंस देखने के लिए मिलता है। तो आपको पता होगा कि 5 साल पहले मी टू एक आंदोलन भी चलाया गया था जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियों पर बहुत सारे आरोप लगाए गए थे। और इसको फाउंड जो ये मी टू आंदोलन है, इसकी जो फाउंडेड है वो आपकी तरना बुर्के 2006 में इसको फाउंड किया गया था। तो इसको भी बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट मिला था। तो 2022 की अगर थीम देखते हैं, इसकी जो आपका इंटरनेशनल वुमेंस डे एलिमिनेशन अगेंस्ट वायलेंस है, इसकी थीम है आपकी यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। तो ये आपकी थीम है इस बार की। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 25 नवंबर। अगला प्रश्न है आपका, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आजकल जो भी नए अपॉइंटमेंट होते हैं वो काफ़ी चर्चा में रहते हैं, तो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो आप वो इसको याद रख सकते हैं। तो आपके ऑप्शन हैं ली हसन लूंग, अनवर इब्राहिम, ऋषि सुनक या फूमियो किसीदो। कुछ नाम तो आपको पता ही होंगे जो कि बहुत चर्चित में रहे हैं, तो मैंने इसलिए कुछ चर्चित नाम डाले हैं। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा अनवर इब्राहिम। तो ये मलेशिया है। मलेशिया आपको यह पता होगा ये 2 पार्ट में हो गया है, कि बहुत समय पहले एक ये बड़े से भूकंप में मतलब हुआ था विस्फोट, उसमें ये ढह गया था भूकंप वगैरह में। तो ये पार्ट है इसका, और एक दूसरा वाला इधर पार्ट है। आपको पता होना चाहिए जब ये अलग हो गया था उसके बाद ये यहाँ से बुरनेई, आपका यहाँ से बुरनेई अलग हो गया है, और यहाँ पर आपका सिंगापुर है। ये 2 कंट्रीज में से और निकली हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा मलेशिया है। मलेशिया की अगर राजधानी देखेंगे तो कुआलालंपुर है, और ये जो इसकी करेंसी है रिंगित है, करेंसी भी हमने यहाँ पर नोट की है। और एक जो रिंगित होता है वो भारतीय अगर मुद्रा में देखेंगे तो आज की डेट में यानी 25 नवंबर को 18.26 यानी 18 रुपये किलो वो बराबर है। और ये आपके नए प्रधानमंत्री हैं यहाँ के, इब्राहिम, अनवर इब्राहिम। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका अनवर इब्राहिम। अगर बात करते हैं ली हसन लूंग की, तो ये सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी इन्होंने इनको बधाई दी है। उसके अलावा ऋषि सुनक की बात करते हैं तो ये यूके के भारतीय मूल के एक प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये काफ़ी चर्चा में रहे थे। उसके अलावा अगर फूमियो किसीदो की बात करते हैं तो ये आपके जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं अभी। और अभी जापान में ही आपको पता होना चाहिए शिंजो आबे की किसी ने गोली मार करके हत्या कर दी थी जब वो रोड पर अपना स्पीच दे रहे थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस बैंक ने फेस ऑथेंटिकेशन KYC की शुरुआत की है? मतलब आपका फेस से आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, तो आपको बताना है ये शुरू किसने किया है। कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, इंडियन पोस्ट पर्सनल बैंकिंग या एयरटेल पेमेंट बैंक। तो आपका सही आंसर है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक। तो ये आपके एयरटेल पेमेंट बैंक है जिसको फॉर्म किया गया था 1 अप्रैल 2010 को, और इसके MD और CEO हैं आपके अनुव्रत व्यास। तो इन्होंने अभी फेस ऑथेंटिकेशन बेस्ड सेविंग अकाउंट को शुरुआत किया है। इसमें जो इनके CEO हैं उन्होंने बताया कि ये जो KYC फैसिलिटी होगी जो AI और ML यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन जो लैंग्वेज है उस पर आधारित होगी, और ये हेल्प करेगी फ्रॉड को रोकने में, और क्रॉस चेकिंग करेगी हर बार कि ये बंदा वही है या नहीं है। तो आधार से इसको इनेबल किया गया है सर्विस को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का एयरटेल पेमेंट बैंक। अगला प्रश्न है 2022-23 में कौन सा देश भारत के लिए उर्वरकों का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश है? मतलब सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइजर्स हैं वो किस देश ने हमें सप्लाई किए हैं? ऑप्शन हैं आपके रसिया, USA, UK या फ्रांस। आपका सही आंसर है रसिया, यानी जो रसिया है, हम रसिया से अभी काफ़ी कच्चा तेल भी खरीद रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें ज़रूरत की मिल रही हैं। तो आपका अगर फर्टिलाइजर्स देखेंगे, ये आपकी अप्रैल से बात हो रही, जो फाइनेंशियल ईयर होता है फर्स्ट जो 2022-23 का फिस्कल ईयर है आपका, तो अभी क्या हुआ है इसमें 3371% को जिसमें जो उछाल आया है रिकॉर्ड, मतलब इतना
जो इम्पोर्ट बढ़ा है इंडिया में, यानी उसने रसिया ने हमें एक्सपोर्ट किया है, और जो टोटल रिकॉर्ड हो गया 2.15 मिलियन टन्स हो गया अभी, जो फर्स्ट 6 मंथ है, यानी अप्रैल से लेकर के अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, यानी यहाँ तक का ये रिकॉर्ड है आपका। तो आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रसिया, ये आपका रसिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में RH-200 साउंडिंग रॉकेट का जो परीक्षण है, सफल परीक्षण किसने किया है? आपके ऑप्शन हैं इसरो, नासा, जाक्सा या यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा इसरो। इसरो भारतीय जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम देखते हैं तो ये आपका रॉकेट है RH-200, जो रोहिणी सीरीज का एक रॉकेट है, जिसको अभी ये देखा जाए तो ये 200वां सक्सेसफुल आपका इसरो द्वारा सक्सेसफुल ये आपका मिशन रहा है। और इसको थुम्बा जो आपका लॉन्चिंग साइट है तिरुवनंतपुरम यानी केरल में, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। तो इस समय जो प्रेसिडेंट थे, नहीं इसमें प्रेसिडेंट आपके रामनाथ कोविंद नहीं, अभी द्रौपदी मुर्मू है वो वहाँ की अभी प्रेसिडेंट, और जो आपके चेयरमैन है एस सोमनाथ, ये वहाँ पर मौजूद थे। उसके अलावा जो पुराने चेयरमैन थे माधवन नैयर और CGN ऑफिसर, बहुत सारे लोग भी वहाँ पर मौजूद रहे थे। अगर फॉर्मेशन देखते हैं इसरो का, इसरो को गठन किया गया था 15 अगस्त 1969 को, और इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलोर में है। और इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है, हेड हैं, जो आपके एस सोमनाथ हैं, जो पहले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के हेड थे, अभी उनको यहाँ पर बना दिया गया है। आपको बता दूँ जानकारी के लिए कि जो विक्रम साराभाई के हेड भी पूछे जा सकते हैं, तो आपका उन्नी कृष्णन नैयर जो हैं वहाँ के हेड बनाए गए हैं। इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा इसरो। नासा को पता है ये USA की है आपकी स्पेस एजेंसी, और जाक्सा आपकी जापान की है, और जो आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ये यूरोप की है। अगला प्रश्न है, जो एक बुक लॉन्च हुई है अभी, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, एक बुक को लॉन्च किया गया है। इसका आपको बताना है इसको किसने रिलीज किया है, यानी इसका विमोचन किसने किया है। आपके ऑप्शन हैं जगदीप धनगर, नितिन गडकरी, किरण रिजिजू या धर्मेंद्र प्रधान। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका धर्मेंद्र प्रधान, जो कि अभी शिक्षा मंत्री हैं भारत के। तो ये आपके धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इन्होंने अभी इस बुक को लॉन्च किया है। तो ये जो बुक है जो तैयार की है आपकी ICHR ने तैयार की है, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, तो इन्होंने तैयार की है। और इसके ये जो दूसरे वाले जो यहाँ पर शख्स दिखाई दे रहे हैं, ये ICHR के हेड हैं, इनका नाम है प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर। तो ये चेयरपर्सन ICHR के, इन्होंने मिलकर के, दोनों लोगों ने मिलकर इस बुक को लॉन्च किया है। और अगर प्रिपरेशन और तैयारी की बात करेंगे तो आपकी ICHR हो जाएगा। और द बुक इज एन अटेम्प्ट टू शोकेस द डेमोक्रेटिक इथोज इनग्रेन्ड इन इंडिया सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, जब से मतलब भारतीय सभ्यता का उदय हुआ तब से इसमें कुछ झलक दिखाई गई है इस बुक में। तो इसको लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। अगर हम जगदीप धनगर की बात करते हैं तो अभी ये वाइस प्रेसिडेंट है भारत के, यानी उपराष्ट्रपति हैं। नितिन गडकरी की बात करते हैं तो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर हैं आपके, यानी सड़क परिवहन और हाईवे जो मंत्रालय है उनके पास है। किरण रिजिजू आपके अभी कानून मंत्री हैं, यानी लॉ एंड जस्टिस, ये मिनिस्टर हैं, कानून मंत्री। अगला प्रश्न है आपका, एक्सरसाइज हुई है एक नसीम अल बहर, तो बताना है आपको नसीम अल बहर युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है। तो ऑप्शन है आपके UAE, बांग्लादेश, इंडोनेशिया या ओमान। ये भारत के साथ हुई है, लेकिन इसमें दूसरी कंट्री कौन है आपको बताना है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ओमान। तो अभी भारत और ओमान के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। तो ओमान को देखते हैं तो ये ओमान की स्थिति है, यानी ये गल्फ कंट्री में ये सबसे ऊपर वाला भाग है, और यहाँ पर UAE है आपका। तो ये ओमान है और ये यमन है, ये आपका यमन है, और ये आपका रेड कलर का जो दिख रहा है ये आपका ओमान है। ये आपका अरबियन सी है, और ये भारत है हमारा, ये भारत है, मैं इसको आई लिख देता हूँ, ये भारत है। तो अभी ये इसका 13वां एडिशन इसको शुरू किया गया है, द्विपक्षीय अभ्यास को इंडियन और रॉयल ओमान नेवी के द्वारा, नसीम अल बहर 2022। तो ये आपकी, और जो अभी हुई है ये कोस्ट ऑफ ओमान, यानी ओमान की जो तट पर हुई है, वहाँ पर जो ओमान की खाड़ी है वहाँ पर हुई है। तो इसको 2 फेस में आयोजित किया जा रहा है, पहला आपका हार्बर फेस है, दूसरा आपका सी फेस है। और इसमें इंडियन नेवी में जो फ्रिगेट है आपका, यहाँ पर ये मिट गया है,
त्रिनाद करके है आपका, और ऑफशोर बेसल सुमित्रा इन्होंने भाग लिया है। उसके अलावा आपके हेलीकॉप्टर्स हैं, मैरी टाइम्स एयरक्राफ्ट, डोनियर, और भी मतलब बहुत सारे उसमें ट्रूप्स ने भाग लिया है इसमें। तो ये आपकी स्थिति दोबारा दिखा देती है, पूरे वर्ल्ड का मैप है और यहाँ पर ये ओमान की स्थिति है। और ये जो आपको दिख रहा है ना बीच में ये वाला, ये इसको रेड सी बोलते हैं, और ये आपका मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर सी है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भूमध्य सागर और रेड सी को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपकी एक नहर है जिसका नाम है आपका सुएज नहर, और इस पर मिस्र का कब्जा, ये इजिप्ट है आपकी, ये इसका कब्जा है आपका सुएज नहर पर। तो ये पूछ लिया जाता है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है, तो आपकी ये हो जाएगी सुएज नहर। और तो इस प्रकार इस प्रश्न जो अपना पुराना प्रश्न था ये नसीम अल बहर, इसका सही आंसर आपका ओमान हो जाएगा। अगला प्रश्न है परियोजना 15BI-12705, मार्मोगांव एक जहाज का नाम है। आपको बताना है इसे किसने बनाया है, और इसकी अभी डिलीवरी हुई है, ये दूसरे जहाज की ये डिलीवरी हुई है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ये सेकंड शिप है, आपको बताना है बनाया किसने है इसको। आपके ऑप्शन है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, या हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। आपका सही आंसर हो जाएगा मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। तो इसने इसको बनाया है मुंबई में। तो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसको बनाया है, ये मोरमुगांव को। इसको परियोजना में इसमें क्या था, शुरुआत में इसको 4 डिजाइन किए जाने थे जहाज। तो इसको जो फाउंडेशन रखा था मोरमुगांव का, ये 2015 में इसकी नींव रखी गई थी और ये अभी बनके लॉन्च हुआ है। इसमें बहुत सारे मतलब हथियार डाले गए हैं, मध्यम दूरी से सतह पर हवा करने वाली मिसाइल BEL बेंगलोर। उसके अलावा आपकी ब्रह्मोस मिसाइल को भी इसमें सेट किया गया है, स्वदेशी टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर, पनडुब्बी रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर, और 76 MS सुपर रैपिड गन माउंट। ये सारी सुविधाएं इस पर दी गई हैं। जो लोग UPSC की तैयारी करते हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है सारी जानकारी देखना, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है यहाँ पर। तो आपको देखा जाए अगर ये प्रोजेक्ट है जो आपका, प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपको बेसिक जानकारी देखते हैं तो ये आपका अभी जो लॉन्च किया है आपका क्या बोलते हैं INS मोरमुगांव। तो इसको साइन किया गया था 2011 में, और इसमें 4 डेस्ट्रॉयर, कुछ ऑफशोर पेट्रोल वेसल होती है लेकिन ये डेस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक हिंदी में बोलते हैं, इन डेस्ट्रॉयर शिप का निर्माण करना था। इनका नाम था विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत। इनको बनाना था, और इसको बनाना था मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, इसके साथ समझौता हुआ था। INS जो विशाखापट्टनम है इसको पहले से ही कमीशन किया गया है नवंबर 2021 में। जो आपका दूसरा है इम्फाल है, इसको भी तैयार कर दिया गया था, लेकिन अभी इसमें कुछ चेंजेस होने के लिए वापस इसको भेज दिया गया है। और सूरत को भी मई 2022 में इसको नेवी को दे दिया गया था। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नए राज्य के प्रवेश या उसकी स्थापना से संबंधित है। मतलब आपको नया राज्य बनाना है या कोई विदेशी राज्य लेना है हमें, तो हम यहाँ पर हम मॉडिफाई की बात नहीं कर रहे, एक नए राज्य की बात हो रही है या नए स्टेट की बात हो रही है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है इसमें, आर्टिकल 5, आर्टिकल 2, आर्टिकल 1 या आर्टिकल, इसमें 5 दोबारा आ गया है, मैं इसको आर्टिकल 3 कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ये ऑप्शंस नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 2। चलिए आइए हम आर्टिकल थोड़ा देख लेते हैं। मैं सोचता हूँ अभी हम बीच बीच में से क्वेश्चन उठा रहे थे, और मैं सोच रहा हूँ अभी सीरीज से क्वेश्चन लेके चलेंगे तो हमें क्या होगा, क्रम से पता चलता रहेगा कौन से क्वेश्चन आ गए हैं कौन से क्वेश्चन छूट गए हैं। तो हमने शुरुआत से लिया है संविधान का जो भाग 1 है आपका संविधान का, वो आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक है। और इस आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। यूनियन का मतलब है कोई भी राज्य अपनी इच्छा से इससे अलग नहीं हो सकता है। जो अमेरिका को देखा जाए तो वो फेडरलिज्म है, फेडरेशन है आपका वो। तो उसमें क्या है, कोई भी राज्यों का एक समझौता होता है और वो राज्य जब चाहें एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। लेकिन यूनियन में जो यूनियन होता है ये संघ होता है, और इसमें कोई भी राज्य एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता है। जो फेडरेशन होता है उसको परिसंघ कहा जाता है, यूनियन को संघ कहा जाता है। तो ये आपका आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है।
आर्टिकल 2 में जो कहा गया है कि जो संसद है आपकी, पार्लियामेंट कैन एडमिट और इस्टेब्लिश फॉरेन स्टेट, यानी किसी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकती है, उसको इस्टेब्लिश कर सकती है। जैसे कि 16 मई 1975 को सिक्किम को हमें भारत में मिला लिया गया। बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि सिक्किम हमारा भारत का पहले राज्य नहीं था। इसको 16 मई 1975 को भारत में मिलाया गया है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 3 जो है आपका, वो कहता है कि जो पार्लियामेंट है वो आपके किसी भी राज्य के नाम में या उसके एरिया में संशोधन कर सकती है। तो ये आर्टिकल 3 में कहा गया है। आर्टिकल 4 कहता है कि अगर आपको आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को इम्प्लीमेंट करना है तो हमें जो आपकी लिस्ट, जो शेड्यूल्स हैं यानी जो अनुसूची हैं, फर्स्ट और फोर्थ में आपको संशोधन करना होगा, यानी अमेंडमेंट करना होगा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को लागू करने के लिए। क्योंकि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को लागू करेंगे तो उसके लिए एक लॉ, जो पार्लियामेंट है लॉ बनाएगी, उसके अकॉर्डिंग उसको इसके लिए राष्ट्रपति को बाध्य होना पड़ता है। अगर पार्लियामेंट इसको लॉ लेके आएगी तो राष्ट्रपति को इस पर साइन करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर जो नया कोई राज्य बनाया जाएगा या कोई विदेशी राज्य को मिलाया जाएगा, किसी के नाम में भी परिवर्तन किया जाएगा, तो उसके लिए आर्टिकल 4 में जा करके आपको आर्टिकल 2 और 3 के लिए आपको फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में परिवर्तन करना होगा। ये आर्टिकल 4 में लिखा है। हम आज का जो टॉपिक आपका, जो आज हम ऑर्गेनाइजेशन ले रहे हैं, यूनिसेफ को हमने लिया है आज के लिए, क्योंकि हमने पहले हमने यूरोपियन यूनियन और हमने यूनाइटेड नेशंस को शॉर्ट में पढ़ा है। आज हम यूनिसेफ के बारे में देखते हैं। तो यूनिसेफ का जो अभी फुल फॉर्म है, मतलब इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है। आपको देखा जाएगा इसमें UNI भी दिया है, CEF भी दिया है। एक्चुअली हुआ क्या था, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था आपका, उसमें क्या किया था, जो मतलब उसमें जो बच्चे अफेक्ट हुए थे जो वॉर से, उनको सहायता देने के लिए जो यूनाइटेड नेशंस की एक शाखा थी, रिलीफ रिहेबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन टू हेल्प चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय वर्ल्ड वॉर 2, तो उन्होंने एक शाखा बनाई थी जिसका नाम था इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल, इसमें I आ गया, C आ गया, E और ये, तो इसका पूरा नाम दिया था ICEF। तो इसमें अगर UN जोड़ देंगे तो ये UNICEF हो जाएगा। इसको मतलब ये 1946 में इसको फॉर्म किया गया था, लेकिन बाद में 1953 में इसको यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत ले लिया और इसका नाम बदल के यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया। लेकिन इसको शॉर्ट में अभी भी यूनिसेफ ही लिखा जाता है। यही जो इंटरनेशनल जो दिया है इमरजेंसी फंड, वो अभी भी यही लिखा जाता है, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड कर दिया है। लेकिन अगर फुल इसको ऐसे लिखेंगे तो यूनिसेफ ही लिखा जाता है, इसमें बदलाव नहीं किया गया है। और ये इट इज़ मैंडेट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यानी जो जनरल महासभा है आपकी, उसके द्वारा इसको जारी, मतलब इसको द्वारा मेंटेन किया जाता है। और ये बच्चों के लिए प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट, जो बच्चों के अधिकार हैं, हेल्प मीट देयर बेसिक नीड्स, उनको क्या क्या बेसिक आवश्यकताएं हैं और उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटी में विस्तार होना चाहिए, मिलना चाहिए, ये सारी के इन पर ध्यान के लिए काम करता है। ये पूरे ओवल वर्ल्ड वाइड 190 कंट्री में फैला हुआ है और इसके 7 रीजनल ऑफिस हैं। भारत ने इसमें मैंने नोट नहीं किया है, जो भारत ने इसको 1949 में इसका सदस्य बना था, 1949, और जो भारत में इसका हेडक्वार्टर जो है 1952 में सेट किया गया था। तो यूनिसेफ जो इसका फॉर्मेशन 1946 में मैंने बता दिया। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है जो आपका वो न्यूयॉर्क में है, और अभी वर्तमान में जो हेड है वो कैथरीन रसेल है, लेडीज हैं कैथरीन रसेल। अगर जो UPSC के एस्पिरेंट हैं तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं कि जो इसका जो वर्क है वो क्या है आपका, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन, एजुकेशन, मतलब बच्चों के लिए ये सारी क्या पॉइंट है कि क्या क्या किस पॉइंट पे ये काम करता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन हो गया, एजुकेशन हो गया, चाइल्ड एनवायरनमेंट कैसा है उसका, पोलियो इरेडिकेशन यानी पोलियो को मिटाना है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, चिल्ड्रन एंड एज, सोशल पॉलिसी प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, एडवोकेसी एंड पार्टनरशिप, बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन और इमरजेंसी पेपरलेस प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो इन्होंने, ये मैंने UN की वेबसाइट से निकाले हैं कुछ पॉइंट्स जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट मैं जो ऑर्गेनाइजेशन लेने वाला हूँ उसका आप नाम दे सकते हैं हमको कमेंट सेक्शन में।
आपके जो कमेंट्स हमको और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो आप सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, जिससे हमको और मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे से भी अच्छे वीडियो लेके आते रहें। तो आपको हम छोड़े जाते हैं एक प्रश्न के साथ। प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 जो मैंने पढ़ाया था वो किससे संबंधित है। आपको ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, तो आपको जो भी आंसर लगता है सही है आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।